कि आपके इकोनॉमिक्स में मोर देन 95% मार्क्स कैसे आएंगे, पूरे में से पूरे 100/100 नंबर कैसे आएंगे, मैं आपको यही बता दूंगा। तो दोस्तों 3 स्टेप सुनो। तो सबके पास अलग अलग पावर है, ये सारी अलग अलग पावर आई कैसे? अगर तुमने इकोनॉमिक्स में ग्राफ को फील कर लिया ना, तो तुम्हारी आधी इकोनॉमिक्स पानी हो जाती है। कैसा रिलेशनशिप क्रिएट होगा, उस रिलेशनशिप से ग्राफ कैसे बनता है। अब इसमें तुम्हें पहले से ही आना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मेट क्या लिखते हैं। टीचर की एक थॉट समझ के चलो, टीचर बड़ा चालाक होता है। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, तो मेरा फर्ज बनता है आपको यह भी बताऊं कि आपके इकोनॉमिक्स में मोर देन 95% मार्क्स कैसे आएंगे, इवन पूरे में से पूरे 100/100 नंबर कैसे आएंगे, मैं आपको यही बता दूंगा। तो आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एफर्ट लगा रहे हो और कितने मार्क्स आप हासिल करोगे। लेकिन यह ट्रिक आपको पहले ही पता होगी तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। होता क्या है एक्चुअली, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है बच्चे ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अब मेरे पूरे नंबर कैसे आएंगे, अब मेरे पूरे नंबर कैसे आएंगे। जब समय बीत जाता है ना तो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, ज्यादा समय बीत जाता है तो बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। तो फुल मार्क्स आने की तैयारी जो होती है ना, वो आखिर में नहीं होती, वो स्टार्टिंग से होती है। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है राज्य, जहां पर आपको थ्योरी भी मिलेगी, न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, ग्राफ भी मिलेंगे। तो एक बहुत ऐसा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है कि सारी ही यहां पर चीजें हैं। तो आपको स्पेशलाइज्ड होना है 3 चीजों में। आपको अगर पूरे नंबर लेकर आने हैं तो दोस्तों 3 स्टेप सुनो। आपको यह तो पता होना चाहिए कि स्टडी पैटर्न क्या होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ते कैसे हैं, पहली बात। फिर आंसर राइटिंग पैटर्न पे आपको फोकस करना होगा। और दोस्तों एक टीचर की थॉट होती है तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर को लेके, क्वेश्चन को बनाने को लेकर। वो थॉट अगर तुमने क्रैक कर ली तो तुम्हारे नंबर कभी भी नहीं कटेंगे। बस मैं ये सारी बातें आपको बताने आया हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्त, टीचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको क्रैक कर लेना, वो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा आपको स्टडी पैटर्न पे कि पढ़ते कैसे हैं इकोनॉमिक्स। अगर तुमने यही जान लिया ना पढ़ते कैसे इकोनॉमिक्स, तो मोर देन 80% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। इकोनॉमिक्स क्या, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, सबको पढ़ने का एक ही फॉर्मूला है, ऑनलाइन कोचिंग लेने का एक ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर तुमने क्रैक कर लिया तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो गई, सब्जेक्ट कोई भी हो। इसके बाद आंसर राइटिंग पे आएंगे। सबसे पहले मेरे दोस्त, आप कहीं से भी क्लासेस लेते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप सेल्फ स्टडी करते हो, आपको कोई भी टॉपिक हो उसको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करके मेरे दोस्त आपको उसको अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कैसे करते हैं, अगर तुम कोचिंग ले रहे हो तो तुम्हारे टीचर आपको क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। अगर तुम कोचिंग नहीं ले रहे हो तो बुक के पीछे या इलस्ट्रेशंस के अंदर क्वेश्चंस गिवन होते हैं, उसकी प्रैक्टिस करके आप चेक करते हो तो कि आप कितने पानी में हो, आपको कितना कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद आप मेरे दोस्त उसको रिवाइज करोगे। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। रिवाइज करने के बाद आप टेस्ट लगाओगे और टेस्ट लगाने के बाद आप अपना एग्जाम देने जाओगे। ये चाहे फाइनल एग्जामिनेशन हो, चाहे सेमेस्टर का एग्जाम हो, चाहे स्कूल का टेस्ट हो। अब क्या है ना, आधे से ज्यादा जनता क्या करती है भाई, अपना क्लास लगा लेती है, उसके बाद सीधा पेपर देने चले जाते हैं। ये हाई रिस्क कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं, इनको पता ही नहीं होता है कि ये पास होंगे या फेल होंगे। ये हमेशा अंदाजा लगाते रह जाते हैं, यार क्लास में पढ़ा था बस हो गया, चाहे स्कूल के अंदर पढ़ाओ चाहे कोचिंग के अंदर पढ़ाओ, बस हो गया। उसके बाद ये सेल्फ स्टडी करते ही नहीं है, समय देते ही नहीं अपने आप को। मैं भाई आपको एक बात बताता हूं, इंसान के अंदर ना कुछ पावर्स होती हैं। पुराने जमाने में ना वो पावर तपस्या करके मिलती थी। रावण तपस्या करता था, शिव शंभू ब्रह्मा जी को याद करता था, उनसे वरदान मांगता था, तो रावण के पास पावर आती थी। आज के जमाने में वैसी पावर तो नहीं रही जैसी पुराने जमाने में होती थी, एकदम से गायब हो जाना, हाथों से शक्तियां निकालना, मुंह से आग निकालना, वो पावर नहीं रही ना। आज के जमाने में नई पावर आई है। अगर किसी कंपनी को जिंदा रखना है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके रिपोर्ट होने चाहिए। उसके लिए आपके पास पावर होगी तब जब आप बनोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सीए के पास पावर है कंपनी को जिंदा रखने की। एक डॉक्टर के पास पावर है इंसान की बीमारी को ठीक करने की। एक इंजीनियर मैकेनिक के पास पावर है मशीन को ठीक करने की, गाड़ी को ठीक करने की। तो सबके पास अलग अलग पावर है। ये सारी अलग अलग पावर आई कैसे दोस्तों, ये आती है मेहनत से। और आज की तपस्या को मेहनत बोलते हैं, और सबसे बड़ी मेहनत है सेल्फ स्टडी। इतना सब कुछ करने के बाद भी बच्चा जो प्रैक्टिस करता है ना और जो कॉपी करता है, ये इसका सेल्फ स्टडी वाला पार्ट होता है। ये जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। मानता हूं कि एक टीचर जो पढ़ा रहा है, जो एजुकेटर है, वो पेट्रोल है, लेकिन गाड़ी तुम्हें ही चलानी है, पेन तुम्हारा ही चलेगा। इस बात को ध्यान रखना। ओके चलो भैया, अब तुम्हें स्टेप मिस नहीं करने हैं। जितने ज्यादा तुम स्टेप फॉलो करोगे उतने ज्यादा तुम्हारे नंबर आने के चांस होते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें जानना होता है कि भाई मैं आंसर लिखूं कैसे। अब मेरे दोस्त,
ये मैं इकोनॉमिक्स का कोई स्पेशल चैप्टर नहीं उठा रहा, कोई भी चैप्टर हो, सभी चैप्टर्स में यही तरीका है, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट में यही तरीका है। हां, फिर इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशल वीडियो क्यों बनाई दोस्त? वीडियो इसलिए बनाई है मैंने क्योंकि इकोनॉमिक्स में आंसर लिखने का तरीका अलग होता है। अब ध्यान देना मेरी बात पे। पहली बात, इकोनॉमिक्स में जब तुम आंसर लिखोगे किसी भी क्वेश्चन का, तो ये आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। टू द पॉइंट का मतलब क्या होता है? जो भी तुमसे क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर देना है, फालतू का रायता नहीं फैलाना, बातें इधर उधर नहीं ले जानी, गाने नहीं लिखने, कहानियां नहीं लिखनी, किसी और के बारे में कुछ भी नहीं लिखना। अगर जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, आपको अगर वो आता है तो ही नंबर मिलेंगे, उसके अलावा अगर आपने कुछ भी लिख दिया बना के तो नंबर नहीं मिलते इकोनॉमिक्स में। अगर मेरे दोस्त इकोनॉमिक्स में तुम लिमिट से ज्यादा लिख रहे हो तो सोचो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये कोई ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं है कि फट्टे पेलते जाओ। बिजनेस स्टडीज में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थ्योरी चल जाती है किसी कॉन्सेप्ट के आंसर में, लेकिन इकोनॉमिक्स में ज्यादा थ्योरी नहीं चलती। अगर तुम ज्यादा लिख रहे हो तो खुद का नुकसान कर रहे हो। अब स्कूल में तुम टेस्ट देते देते सीख जाओगे, स्कूल के अंदर हो रहे होंगे ना यूनिट टेस्ट है, सेमेस्टर टेस्ट, साइकिल टेस्ट होते हैं स्कूल के अंदर, तो बच्चा सोचता है मैं जितना ज्यादा लिखूंगा टीचर कहीं ना कहीं नंबर दे ही देगा। अरे तुम्हारा टॉपिक अगर क्वेश्चन से हट गया जो पूछा है तो तुम्हें नंबर उसके पक्का गारंटी है कि नहीं मिलेंगे। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सोच के फिर उसका आंसर सही जमा के लिखो। अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछा है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप माइक्रो के बारे में बताओ, कुछ भी पेलो मत। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताओ, कुछ भी पेलो मत। व्हाट इज स्केर्सिटी पूछा है तो बताओ इट इज अ सिचुएशन वेयर डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज मोर देन इट्स सप्लाई। इतना ही लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे, समझे? हाँ, कुछ और मत लिखो इसकी जगह। तुमसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताओ, लॉ ऑफ डिमांड पूछा है तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताओ, ऑफ द टॉपिक मत जाओ। और किसी भी चीज का जो व्हाट इज का आंसर होता है वो 2-2.5 लाइन में खत्म हो जाना चाहिए। व्हाट इज को भी, मीनिंग को भी अगर तुम फट्टे पेल के 3 से 4 लाइन में पहुंचा रहे हो तो फिर से तुम अपना नुकसान कर रहे हो। हां, जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि भाई 6 नंबर का जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो 150 से 200 शब्दों में होना चाहिए। वो सब फॉर्मेलिटी के लिए लिखी होती है, इकोनॉमिक्स में वो वर्क नहीं करती। इकोनॉमिक्स में आपको जितना पूछा है उतना टू द पॉइंट आंसर देना होता है। शायद वो कभी कभी कम शब्दों में खत्म हो जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन भी कई बार 80 वर्ड में, 100 वर्ड के अंदर खत्म हो जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब टू द पॉइंट तो होना चाहिए मेरे दोस्त, लेकिन ये आंसर आपका स्टेप वाइज होना चाहिए। स्टेप वाइज मार्किंग का सिलसिला चल रहा है, मतलब पॉइंट वाइज होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि आपसे मैंने 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा है तो उसके 4 पॉइंट होने चाहिए। ज्यादातर आजकल तो टीचर भी समझदार हो गए हैं, जब बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बताते हैं कि कितने नंबर का ये क्वेश्चन है और इसमें कितने पॉइंट लिखने हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की आपसे 2 फीचर पूछी है तो वो बताएगा एक्सप्लेन 2 फीचर्स या एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज, ऐसे करके बोल देगा क्योंकि 2 ही फीचर होती है। तो 2 फीचर का क्वेश्चन कितने नंबर का आ सकता है? 3 नंबर का आएगा तो हर एक फीचर 1.5 नंबर की होगी। 4 नंबर का आएगा तो हर एक फीचर 2 नंबर की होगी। 6 नंबर का आएगा तो हर एक फीचर 3 नंबर की होगी। बोल देगा जी सेंट्रल प्रॉब्लम एक्सप्लेन करो, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। 6 नंबर में पूछेगा तो हर एक सेंट्रल प्रॉब्लम 2 नंबर की होगी। अगर एक सेंट्रल प्रॉब्लम 3 नंबर में आपसे पूछ ले तो आपके फर्ज बनता है कि उस सेंट्रल प्रॉब्लम के आप 3 पॉइंट बनाओ। मतलब रादर देन राइटिंग इन द पैराग्राफ, आप उसको पॉइंट वाइज टुकड़ों में बांट दो अपने आंसर को। और इकोनॉमिक्स में हेडिंग लिखनी जरूरी नहीं है, जैसे बिजनेस स्टडीज में हेडिंग लिखनी बहुत जरूरी होती है, एनसीईआरटी में भी गिवन होती है, हेडिंग लिखी होती है फिर उसकी एक्सप्लेनेशन चलती है। इकोनॉमिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है, आप सीधा लाइन से अपना आंसर बना के लिख सकते हो। राइट, अब सुनो मेरे दोस्त, जब भी आप इकोनॉमिक्स में डायग्राम बनाओगे, अभी तुम उस लेवल पे ये वीडियो देख रहे होंगे जब तुमने डायग्राम बनाने शायद ना भी सीखे हो, लेकिन जब भी डायग्राम बनाओगे या जब भी टेबल बनाओगे, इकोनॉमिक्स में जो टेबल होती है ना उसको स्केड्यूल बोलते हैं। शेड्यूल बोलो स्केड्यूल बोलो एक ही बात है। तो इसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक्सप्लेन नहीं किया तो आपके डायग्राम और टेबल के नंबर कट जाएंगे। पेपर में पूछेगा डायग्राम बनाओ तो डायग्राम बनाओ और उसको एक्सप्लेन भी करो। अगर पेपर में नहीं पूछा डायग्राम बनाओ और आप रेफरेंस के लिए डायग्राम बनाना चाहते हो तो फिर डायग्राम एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पेपर में अगर डायग्राम पूछा है तो आपको पक्का डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। और वो टीचर्स क्लासेस के अंदर सिखाते ही हैं कि डायग्राम है तो उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। मैं सिखाता हूं, मेरे पास एक पक्का फॉर्मेट है जो ऑलमोस्ट सभी डायग्राम के काम आ जाता है। राइट, हाँ, एक और चीज भाई, अगर कहीं पे लिखा हो स्टेट द फीचर्स या लिखा हो एन्यूमरेट द फीचर्स या लिखा हो लिस्ट द फीचर्स या लिखा हो व्हाट आर द फीचर्स किसी भी कॉन्सेप्ट की, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की फीचर्स पूछ ली,
तो ऐसे में दोस्तों ये बताने के लिए बोल रहा है। स्टेट का मतलब होता है बताओ, डू नॉट एक्सप्लेन एट ऑल। इसको एक्सप्लेन मत करो। अपने स्कूल के टीचर से पूछ लेना जब भी स्टेट वाला क्वेश्चन आता है कि भैया इस क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स स्टेट करो, तो आपको वो पॉइंट्स है ना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने होते, ऊपर ऊपर से लाइन लिखनी होती है, इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं करना। टीचर ऐसे क्वेश्चन आपसे जानबूझकर पूछते हैं ताकि बच्चे को नॉलेज होती है तो वो आंसर सही लिखता है, वरना बच्चा अगर इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लग गया तो उसका टाइम वेस्ट होगा। और यही एक स्ट्रैटेजी है आपका टाइम बचाने की कि आप टाइम बचाओ। ठीक है, अगला, अगर क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्लेन तो किसी भी फीचर को या किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। अगर लिखा है डिस्क्राइब तो प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। अगर लिखा है इलस्ट्रेट तो प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। जब तक नहीं बोल रहा वो तब तक नहीं करते। राइट। अब आंसर राइटिंग में थोड़े थोड़े पॉइंट्स और मैं जोड़ना चाहूंगा दोस्तों। ध्यान रखना, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर तुमसे पूछा जा रहा है तो हो सके तो कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल देना सीखो। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन तो लिख रहे हो, उसके साथ एग्जाम्पल देना भी सीखो ताकि टीचर को यह यकीन आ जाए कि बच्चे को पूरा ही कॉन्सेप्ट आता है, टीचर तुम्हारे नंबर काट ही ना पाए। राइट। ऐसा ही और भी दूसरे सब्जेक्ट्स में भी काम होता है, मतलब यही पैटर्न होता है, यही तरीका होता है जो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। अब जैसे जैसे तुम्हारे चैप्टर्स बीतते जाएंगे, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में दोस्तों आपको यहां पर ग्राफ बनाने आएंगे और ग्राफ आपको फील करने आने चाहिए। अगर तुमने इकोनॉमिक्स में ग्राफ को फील कर लिया ना तो तुम्हारी आधी इकोनॉमिक्स पानी हो जाती है। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, अगर तुमने उसको फील किया, उससे यह आइडिया लगा लिया कि भैया कैसा रिलेशनशिप क्रिएट होगा, उस रिलेशनशिप से ग्राफ कैसे बनता है, तो आने वाले सारे ग्राफ आपके लिए आसान हो जाएंगे। और इकोनॉमिक्स में अगर तुमने ग्राफ का खेल क्रैक कर लिया तो तुमने भाई इकोनॉमिक्स जी ली। क्या बोल रहा हूं, जी ली, जी रहे हो तुम इकोनॉमिक्स, ऐसे बंदे बन जाओगे। हां, इसके अलावा देखो, अब तुम्हारे पास मैं बोलूंगा क्लास 11th के अंदर दो बुक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए। राइट। स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पूरा ये पैटर्न काम करेगा, वहां पर डायग्राम नहीं होता। माइक्रो में पूरा पैटर्न काम करेगा, सेम माइक्रो में डायग्राम भी होता है। स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं, थ्योरी कम होती है। तो थ्योरी के लिए तो यही सब पैटर्न काम करेंगे, लेकिन जब पेपर में न्यूमेरिकल आएगा, स्टैट्स की बात बता रहा हूं, ठीक है, अभी तो तुम स्टार्टिंग में थ्योरी 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 देखोगे, लेकिन दोस्त जब न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा तो आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना है। सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिखोगे, वो वैल्यूज। फिर जो क्वेश्चन में निकालना होगा उसके लिए फॉर्मूला यूज करना होगा, आप फॉर्मूला लिखोगे, फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, और फिर जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा उसको हाईलाइट कर देना। हाईलाइट करने से प्रेजेंटेशन बन जाती है। ऐसे हाईलाइट करने का मतलब बॉक्स में डाल देना, उसको बॉक्स में डाल देना, टीचर को दिखाई देता है, मिसिंग नहीं होता आपसे, मतलब टीचर से मिस नहीं होगा आपका आंसर। तो कई बार तो ऐसे भी नंबर कट जाते हैं कि टीचर को दिखाई नहीं दिया। राइट। और ये तो न्यूमेरिकल का पैटर्न है, सभी वैसे भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मैथ्स वाला पैटर्न चलता है, आपको ये फॉलो ही करना है। और क्या गिवन होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी वैल्यू पुट करनी है, वो एज पर द न्यूमेरिकल तुम्हें पता लगता रहता है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। राइट। आंसर राइटिंग का कई बार बहुत सारे क्वेश्चन में फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट, ये फॉर्मेट टीचर बताएंगे आपको, फॉर्मेट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करो। अब इसमें तुम्हें पहले से ही आना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मेट क्या लिखते हैं। सबसे पहले जैसे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग लिखोगे, फिर लिखोगे कंडीशंस। अब क्वेश्चन में पूछी भी नहीं थी कंडीशंस, फिर भी लिखनी पड़ेगी। फिर दोस्तों टेबल बनाओगे, टेबल या डायग्राम जो भी है, एक चीज बनाओगे। अगर क्वेश्चन में डायग्राम पूछा है तो डायग्राम बनाओ, टेबल पूछा है तो टेबल बनाओ। अगर कुछ नहीं पूछा तो दोनों मत बनाना, एक बनाना, फिर इसको एक्सप्लेन कर देना। ये स्टेप्स होते हैं। अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, शायद तुम्हें पता हो या शायद तुम्हें ना पता हो, उस चैप्टर तक पहुंचे हो या ना पहुंचे हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं। तो ये स्टेप्स होते हैं। इको के अंदर पूरे नंबर लाने हैं तो इन सभी बातों का आपको अच्छे से ख्याल रखना होगा। नंबर गेम है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, सब कुछ है राजे यहां पर। अब आओ भाई, अब क्रैक करेंगे थर्ड पॉइंट। स्टडी पैटर्न हो गया, आंसर राइटिंग हो गई, टीचर थॉट। देखो मेरे दोस्त, टीचर की एक थॉट समझ के चलो। टीचर बड़ा चालाक होता है। अगर एक ही टीचर तुम्हारे स्कूल के पेपर बना रहा है तो इसकी थॉट को क्रैक करो। पता है, सबसे पहले स्कूल के अंदर टेस्ट होते हैं, टेस्ट होने के बाद मान लो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं,
फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, टेस्ट तो मान लो तुम्हारे हर महीने हो रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम बच्चों के अगस्त और सितंबर के महीने में होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, ये किसी स्कूल में जनवरी में होते हैं, किसी में फरवरी में होते हैं, किसी में मार्च में होते हैं। फरवरी मार्च में पकड़ के चलता हूं, फरवरी मार्च में ही ज्यादा होते हैं, जनवरी में तो ना के बराबर होते हैं। अब जो टीचर तुम्हारा पेपर बना रहा है ये बड़ा चालाक होता है, इसकी थॉट होती है कि ये लगभग पूरा सिलेबस आपको करवा दे और पूरा सिलेबस ही आपसे पूछ ले इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। तो क्या करता है, मान लो जी चैप्टर 1 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन देगा सेंट्रल प्रॉब्लम का, फिर जब आएगा सेमेस्टर एग्जाम तो यहां माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस पूछ लेगा, जब आएगा मेन एग्जाम तो यहां प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पूछ लेगा। तो एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उन्हें अलग अलग टेस्ट में सारे पूछ लिए। तो जो बच्चा कहता है कि सर इंपॉर्टेंट बता दो, तो वो बच्चा फंसने की कोशिश करता है, टीचर तो कहीं से भी तुम्हें उड़ा देगा, समझे। और काफी सारे स्कूल के अंदर ऐसा होता है कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो थोड़े आलसी होते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते, तो वो ओल्ड पेपर्स देते रहते हैं। ओल्ड पेपर्स का मतलब क्या हुआ, जो पिछले साल फर्स्ट टेस्ट में आया था वो इस साल भी आने वाला होगा, जो पिछले साल सेमेस्टर में आया था वो इस साल भी आने वाला होगा। सेमेस्टर को हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बोलते हैं। जो पिछले साल फाइनल में आया था वो सीधा कॉपी कर देते हैं। तो मेक श्योर दैट कि तुम्हारा कोई सीनियर हो 12वीं क्लास के अंदर, भैया उनसे ले लेना, किसी के पास रखे हो पुराने पेपर्स, बहुत कम बच्चों के पास रखे होते हैं, तुम्हारे पास जुगाड़ हो गया तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तब जब तुम ये देखोगे कि जो तुम्हें पढ़ा रहा है 11th क्लास में वो पिछली बार उन बच्चों को पढ़ा रहा था जो अब 12th क्लास में है, तो ठीक है, सेम बात हो जाएगी, सेम वाइब मैच हो जाएगी, तो तुम इससे थोड़ा अंदाजा अच्छे से लगा पाओगे, उसके ही बनाए हुए पेपर्स तुम्हारे पास आ जाएंगे। क्योंकि क्लास 11th में ऐसा कुछ नहीं होता कि पूरे इंडिया का पेपर सेम आएगा बोर्ड की तरह, सभी का स्पेसिफिक होता है, सबका अलग अलग आता है। ये जुगाड़ कर सको तो ये जुगाड़ जरूर कर लेना, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों मेरा फर्ज बनता है कि आपको स्टार्टिंग से ऐसी बातें बता दूं। अब इन बातों पे अगर तुम रहोगे तो तुम बहुत बढ़िया रहोगे, इनको फॉलो कर लो यार। एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे स्कूल के अंदर सबसे पहले कौन सी बुक स्टार्ट हुई है, स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये बताओ मुझे। और तुम मुझे ये भी बता सकते हो, अगर तुम स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, सीबीएसई बोर्ड के नहीं हो, तो तुम्हारे स्कूल में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है। स्कूल वाले टीचर क्या कह रहे हैं कि उसको अभी स्टार्ट करेंगे या बाद में स्टार्ट करेंगे, ये मुझे बता दो। और दूसरी चीज मुझे बता दो कि तुम्हारे फर्स्ट साइकिल टेस्ट के अंदर, यूनिट टेस्ट के अंदर कौन सा चैप्टर आने वाला है, ताकि हम उसको जल्द से जल्द कवर अप कर दें। कमेंट सेक्शन खाली है मेरे दोस्त, आपके लिए वीडियो बनाई थी, आपके लिए मुझे लगता है कि इसका काम हो गया। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।